तो समटाइम्स यदि मौका लगे तो लेट मी शो, नहीं आप मुझे दिखाएंगे, वो थोड़ा Sure, सा sir. मुझे दिखाइए ताकि मैं देखूं कि क्या काम हुआ है. Sure, sir. Rightly or wrongly, there should be some work on that particular point. ठीक है. So let us start formally today's discussion. What was just last session's discussion? It's a complete recreation, attempt to recreation of the last session. Last session पे की जो basic part थी, it was focused on two particular points. During last 7 sessions, what we discussed exactly? We discussed the two things. We attempted and tried to develop some understanding and comprehensive understanding regarding two things. One is the jurisdiction, another was regions, reasoning. So, what is the impact of these two ingredients, reasoning and jurisdiction, on the entire EOR examination? It was the objective of the last session's discussion, which is again we are discussing today. सबसे पहले हमने पिकअप किया था रीजनिंग एंड रीजनिंग के क्वालिटी को. So how many types of reasoning are there? What is the importance of reasoning? यदि आपको ये देखना है exactly, तो सबसे पहले आप देखें पेपर 4. क्योंकि लीडिंग पेपर 4 मींस लीडिंग केसेस के अंदर आपको 64 केसेस डिस्कस करने हैं, वो समझना है, उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके क्वेश्चंस है. मैं जरा उस क्वेश्चंस को पिकअप कर रहा हूं, एक सेकंड, यदि यहाँ पे हो तो. No, it's not there. It's a paper 1 only. Let me just check it up. Yes, paper 4. This is the paper 4 of last year examination. यहाँ इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है और इंस्ट्रक्शन पे क्लियरली लिखा हुआ है कितने क्वेश्चंस करने हैं एंड व्हिच वन इज द मैंडेटरी क्वेश्चन. Instruction number 2, question 10 is provided in a separate sheet. Ensure that you return the same with your answer sheets. And instruction 1, question 10 is compulsory and carries 20 marks. Each correct answer carries 1 marks. There will be negative marking for incorrect answer. How much? It's not written. मेरे ख्याल से वो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिले होंगे किसी को, because this is there is not written. वो एक्यूरेसी के लिए उन्होंने, बट मे बी कट भी सकता है क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है. I want to focus on instruction 3 only. Instruction 3 says answer any 4 questions from question number 1 to 9. Full stop.
The answer to question 1 to 9 carry 20 marks each. So my point is, let us locate 9 questions हमने देखने हैं अभी, और ये देखना है कि सिर्फ यदि मैं रीजनिंग पे फोकस करूं किसी भी जजमेंट के लिए, सिर्फ रीजनिंग, तो इस 9 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? और इसका जवाब मिला एटलीस्ट 7। करने कितने हैं? 4। So we are able to perform 100% in the exam. Even more, even more means comfortably, क्योंकि बैकअप हमारे हाथ मैंने चॉइस हमारे पास है कि 7 में से कोई 4 कर ले एज पर आवर कन्वीनियंस। अदरवाइज क्या होता है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 पता होता है या 4 पता होता है, तो वी आर ऑप्शनलेस। समटाइम्स 1 या 2 पता होता है, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, जो आए वो सामने करने वाली बात हो जाती है। So let us examine all the questions again only for the reasoning part कि reasoning किस किस फॉर्म में होते हैं, किस synonymous के साथ appear करते हैं. So I'll spend around 5 to 10 minutes only on the reasoning to assess कि यदि हमने किसी भी जजमेंट पढ़ते समय उसके रीजनिंग को फोकस कर लिया तो कितने मार्क्स हम ये करेंगे, फेच करेंगे। और रीजनिंग को हमने जो एलोबरेटली लास्ट प्रीवियस 7 सेशंस में जो डिस्कस किया, हमने ये देखा ग्राउंड्स क्या होता है इन अ ड्राफ्टिंग। ग्राउंड्स इज अ रीजनिंग फॉर प्रेयर, ग्रांटिंग फॉर द प्रेयर। उन्हें प्रेयर क्यों चाहिए आपको, उसको हम जस्टिफाई करते हैं। तो समटाइम्स ग्राउंड इज आल्सो अ रीजनिंग कि दैट इज व्हाई यू नीड रिलीफ। जो रिलीफ चाहिए उसके लिए एक सपोर्टेड एंड कंप्लीट रीजनिंग, वो हमारा ग्राउंड है। सो दैट इज आल्सो अ ग्राउंड। अब पॉइंट यहां पर यह है कि यदि हम क्वेश्चंस को देखें तो किस किस फॉर्म में और कैसे कैसे आता है, लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट एक चीज और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। recap of all the reasoning will take around 2 to 3 minutes क्योंकि बहुत elaborately हमने डिस्कस किया है। now we will go to the summary only. For any decision, any kind of decision by anyone, either public or individual capacity, any decision which is going to sustain for a long period must be supported with the reasoning. अब देखिए ना, दिन में आप कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? कोई तो रीजन होगा। It must be supported by the reason. But if something in the public domain affecting to the public at large, public policy concerning decisions or outcomes, it is mandatorily supported with the reason. Otherwise, as per Saravano judgment, it is manifestly arbitrary. Whatever is not supported by the reasoning, either law or circular, meaning thereby either any act of legislation or any provision of the legislation or any decision of the executive or any decision rendered by judiciary, if this is not supported by the reasoning, it is called manifestly arbitrary. And for that purpose only, triple talaq was struck down.
The practice of triple talaq was traced back to the Quran and otherwise. जहां तक वो जा सकते थे उन्होंने ट्रेवल किया, and they attempted to find out on what basis it was created. और वहां कोई रीजन अवेलेबल नहीं था. So that's what it was declared as manifestly arbitrary and struck down. The practice which comes through culture. So point यहां पर यह है कि रीजनिंग की जरूरत है पब्लिक डोमेन के लिए. हर एक डिसीजन के लिए रीजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है एंड पब्लिक नीड टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. But there are two categories of decision, either legislative, executive, or judiciary. Especially, I'm talking about the judiciary. One is with supported reasoning, another is without reasoning. So, whatever is the without reasoning, it is the manifestly arbitrary. And whatever is supported with the reasoning, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं. दूसरा पहला पार्ट अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा. लेट अस कम ऑन द अनदर पार्ट. अब जिसके ऊपर रीजनिंग सपोर्ट किया हुआ है, अब क्वेश्चन ये है कि डज इट करेक्ट रीजनिंग एंड डज इट प्रॉपर रीजनिंग. तो दो पार्ट में फिर से क्वाइन कर रहा हूं. वन इज द करेक्ट रीजनिंग और अनदर इज अ प्रॉपर रीजनिंग. सो वन इज द करेक्ट रीजनिंग, तो उसका एंटी पार्ट है इनकरेक्ट रीजनिंग. यानी अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि राम ने श्याम का सर फोड़ दिया क्योंकि आम खट्टे थे. यहां कुछ लॉजिक नजर आता है, मे बी मे नॉट बी, बट कनेक्शन समझ में आता है. लेकिन उसको कुछ एक आर्बिट्रेरी, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है, ये लॉजिक यदि उसके साथ दें तो ये क्या है एग्जैक्टली वो पार्ट हम पिकअप कर रहे हैं एज ए रीजन जिसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है. रीजन है, लेकिन वो रीजन का कंक्लूजन से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है. ऐसे हिस्से इस तरीके के रीजनिंग को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के डिसीजन को क्या कहेंगे. डिसीजन की बात करते हैं जो रीजन सेंट्रिक है. इररिलेवेंट कंसिडरेशन, प्रॉपर वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं. यही दो शब्द में कोर्ट भी वो बात समझ जाएगी, आप भी समझ जाएंगे, आपके क्लाइंट को लगेगा कि मेरी पूरी कहानी नहीं सुनी, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ वो उन्होंने सुना ही नहीं. बट उसके लिए टेक्निकली दो पार्ट है, दो शब्द है, दैट इज कॉल्ड इररिलेवेंट रीजनिंग, जिसका वहां से कोई रिलेवेंसी ही नहीं था. इट इज रीजनिंग है बट ये इररिलेवेंट, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं इम्प्रॉपर रीजनिंग. इम्प्रॉपर कहना ठीक नहीं है, ये इररिलेवेंट रीजनिंग है प्रॉपर, जिसका कि मटेरियल फैक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है. और इसी चीज को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं परवर्सिटी. इट इज प्योरली नॉट डिस्कशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इनटू द जजमेंट. जो मटेरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसका जरूरत है, जो वहां डिस्कस होना चाहिए, जिसके बगैर नहीं चलेगा, उसको हमने साइड लाइन कर दिया और उसके बाद हमने जजमेंट लिख दिया, कुछ इररिलेवेंट पॉइंट को कंसीडर करते हुए और जजमेंट लिख दिया. ऐसे ही जजमेंट को परवर्स जजमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी सपोर्टेड रीजनिंग मतलब मटेरियल फैक्ट ना हो. इट्स अ वन काइंड ऑफ इररिलेवेंट डिसीजन. और ये डिसीजन निश्चित रूप से तब किया जाता है, दो कंडीशन में किया जाता है. या तो किसी को फेवर करना हो, डायरेक्टली द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि जो डिसीजन टेकर है थर्ड पार्टी, जज, प्रिसाइडिंग, और उन्होंने फैक्ट को ही ठीक से नहीं समझा हो, केस ही ठीक से नहीं समझा, जिसको हम कहते हैं दूसरे शब्द में मिसकंस्ट्रूड। बड़ा ही प्रिसाइज वर्ड में बतला रहा हूं, ये वर्ड का मतलब आप समझिए, क्योंकि जितने भी जजेस हैं एवरीवन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मिसकंस्ट्रूड, irrelevant consideration और perverse फाइंडिंग। परवर्स फाइंडिंग एक ऐसी फाइंडिंग, ऐसा एलिगेशन, हर एपलेट कोर्ट में आप ये एलिगेशन लेते हैं कि इट इज अ परवर्स फाइंडिंग। उस समय आप जब लेते हैं ना परवर्स फाइंडिंग, ये किसके ऊपर एलिगेशन है? दिस इज द क्लियर कट पिन पॉइंटेड टुवर्ड द डिसीजन मेकर्स व्हिच इज अ जज। आपका एक्सपेक्टेशन है दे हैव टू अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड प्रॉपरली, व्हाट ही डिडंट। सो उसके जुडिशियल इंटीग्रिटी पे सीधा सीधा सवाल है। If it is found correct, then speak out। ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन एपलेट कोर्ट जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में है, वो साइलेंटली इस चीज को मार्क करता है कि कौन कितना कैपेबल है फॉर रेंडरिंग प्रॉपर डिसीजन। चलिए जाने दीजिए, उस पर हम नहीं जाते। मैंने दो तीन वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज irrelevant consideration, what is the improper consideration। सो परवर्सिटी में क्वेश्चन मार्क्स के अंदर होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, के पास है या नहीं है, वो फिट फॉर हिज जॉब और नॉट। इट इज अ वेरी सीरियस। सो परवर्सिटी अनलेस अनटिल आपके पास क्लियर प्रूफ ना हो, यू शुड नॉट टेक इन रूटीन मैनर एंड रेगुलर मैनर। लेकिन जब मैटर में हो, मतलब एक पेशेंट बहुत बीमार है, उसको कोई सीरियस बीमारी का नाम दे दीजिए डराने के लिए, ये ठीक नहीं है ना। जो एग्जैक्टली है वो है, एग्जैक्ट चीज पिकअप करना है और उसी चीज को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट आउट करना है। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतने सारे मीनिंग को कंटेन करता हुआ एक वर्ड है परवर्स, और वो वर्ड सफिशिएंट है आगे कम्युनिकेट करने के लिए। irrelevant consideration itself sufficient to say that its meaning misconstrued, who presiding judge। तो मिसकंस्ट्रूड कहने का मतलब ही आपने ये कह दिया है कि इन्होंने पूरी कहानी ही गलत समझ लिया है, कहानी ये नहीं कुछ और था। बट देयर इज सर्टेन रीजनिंग व्हिच इज नॉट इररिलेवेंट। मैंने एक दूसरा सेक्शन पहले विदाउट रीजनिंग को हमने छांट दिया, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% होगा, 10% होगा ऑलमोस्ट। और इस 10% का भी एक 90% फिर से छांट दिया हमने, ये कह करके कि वो इररिलेवेंट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द गुड क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जजमेंट, जो प्रॉपरली रीजनड है। इसमें भी कई कैटेगरीज। कैटेगरीज नंबर 1, जितनी रीजनिंग नेसेसरी हो और जितना सफिशिएंट हो, जिसको ऑप्टिमल कहते हैं। जितना जरूरत है, नेसेसरी है, उसमें से एक भी नहीं छूटे और फालतू का एक भी ना हो, एकदम नेक टू नेक टाइट, प्रॉपर गुड स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट और डिसीजन। बट होता क्या है, हो क्या सकता है वो भी देखिए।
जितने रीजनिंग रिक्वायर्ड हैं, संभावनाएं ऐसी है, हो सकता है कुछ चीज एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिया गया हो जिसकी जरूरत नहीं, जिसको लीगल टर्म में एक वर्ड का नाम दिया गया है ऑबिटर डिक्टा। इररिलेवेंट डिस्कशन, उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वो डिस्कस हो गया। इट शुड बी स्टक डाउन फ्रॉम द जजमेंट। ऐसे ही कई टर्म है, सब साइलेंसियो एंड अदर थिंग्स। तो उसका पहले कैटेगराइज में लिटरल मीनिंग में कर लूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर्ली वर्ड। उसके लिए क्या वर्ड मैप करता है, वी विल डिस्कस इनटू वंस वी विल डिस्कस आर्टिकल 141। यहाँ क्वेश्चन ये है कि वन इज समथिंग इज सम रीजनिंग इज एक्स्ट्रा डिस्कस्ड, और कई बार ऐसा होता है कि सम रीजनिंग जो जरूरी था वो मिस कर गया, मिसिंग। अब ये मिसिंग के भी दो अलग क्वालिटी है। कोर्ट के सामने लाया गया और कोर्ट ने डेलिबरेटली उसको मिस कर दिया, बाईपास कर दिया। या फिर एक ऐसा सिचुएशन है कि उसके लिए अलग नाम दिया गया, एक ऐसा सिचुएशन है कि कोर्ट के सामने लाया ही नहीं गया किसी मैनर में, ना कोर्ट का ध्यान गया, आई मीन कोर्ट का ध्यान गया नहीं, कोर्ट मीन्स कलेक्टिवली ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, मेनली lawyers of from both side, even judges and all the judicial mind, उन लोगों ने नोटिस नहीं किया इस चीज को डिस्कस करना था, बट इट वाज रिक्वायर्ड। उसके लिए भी एक अलग नाम है। सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ रीजनिंग्स। रफली हमने 15 मिनट जानबूझ करके लिया है कि कुछ वर्ड जब हम ग्राउंड लेते समय ड्राफ्टिंग में यूज करें, या क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाते समय जब हम ये शब्द को यूज करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि ये शब्द आपको काम आने वाले हैं कहाँ, ये ड्राफ्टिंग में काम आने वाले हैं, और वहां पर और प्लस लीडिंग केस दोनों जगह पर, दोनों पेपर मोस्ट चैलेंजिंग पेपर है आपके इस एग्जाम। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ रीजनिंग, और उसी रीजनिंग को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इन आवर क्वेश्चन। So let us start the exercise for that. Take this question number 1. थोड़ा सा और मैं छोटा कर लूं। Yes, question number 1. These are in the 3 part, A, B, C. अब जरा देखिए, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को रीड करते समय रीजन पे फोकस करूंगा। Whether a judgment of Supreme Court of India which has been affirmed in review can be successfully challenged on the ground that it violates the fundamental rights under Part 3 of the Constitution, otherwise erroneous. On the ground क्या है? This is a special kind of region. Whether the judgment of the Supreme Court, there is a question whether a judgment of a Supreme Court of India which has been affirmed in review can be successfully challenged. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं जो रिव्यू भी डिसमिस हो चुका। क्वेश्चन यहां पर ये है, इफ यस देन ऑन व्हाट ग्राउंड, इफ नो देन ऑन व्हाट ग्राउंड। दैट इज, पहला क्वेश्चन ये है कि कर सकते हैं या नहीं, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ यस
देखिए बी, if the answer to question 1 is in the affirmative, give the grounds. Question number 1 is negative, then give the ground. It is the whole three part of this question number 1 is directly comes from Rupa Sukahurra, which is talking about this. After review, the remedy is curative. Curative. So all the answer is already, all the reasonings is already narrated into that judgment only. और जजमेंट के अंदर जो रीजनिंग है दैट इज ओनली द लॉ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 141, नॉट ऑल वर्ड्स. ठीक है. सो अब जरा देखिए, दिस इज ऑल्सो द रीजनिंग. और अब आप जरा सोचिए कि किसी ने रूपा और सोका को डिस्कस किया तो क्या पढ़ा है, कि उसमें कहानी क्या था और क्या हुआ. हैव यू फोकस्ड ऑन द रीजनिंग? सो दिस वाज द कहानी एंड दिस वाज द रिजल्ट. और हमारे मन में आया कुछ सिंपैथी या सम सेटिस्फेक्शन, चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ, कहानी खत्म. ये पार्ट हम लोगों के लिए रहने दीजिए, आम जनता के लिए. आप फोकस कीजिए ऑन व्हाट ग्राउंड. जो फाइंडिंग है ऑन व्हाट ग्राउंड, एंड द ग्राउंड वाज इफ द प्रिसाइडिंग जज violates the principle of natural justice. इसके ही एक फैसेट्स को डिस्कस किया गया हो. इफ नॉट अदरवाइज दे कैन नॉट. तो जिस जिस ग्राउंड पे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया जा सकता है उसका आंसर बी है. और बाकी अदर ग्राउंड्स जो जजमेंट में डिस्कस किया हुआ है उसका आंसर, वो आंसर सी में आएगा. सो कुल मिलाकर के ए बी एंड सी ये तीनों रीजनिंग ही सीख कर रहा है जो उस जजमेंट से रेफर्ड है. एंड इफ समवन इज फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, मैं 10 की तो गारंटी नहीं लूंगा, 20 की, पर 18 नंबर जरूर वो फेच कर सकते. नहीं 18 मान लेते हैं, 15. 15 से नीचे उनको मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 70% क्लियर कट मार्क्स वहां से निकलेगा. और बाकी जो रिलेटिव कॉपी होते हैं उसमें क्या दिखेगा आपको, कि जो उन्होंने पढ़ा वो पूरा का पूरा डाल दिया, इररिलेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि उसने क्या पूछा है क्या नहीं. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ड्यूरिंग रीडिंग ऑफ द जजमेंट, ब्रीफ फैक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि केस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो. देन स्टार्ट, मेन फोकस पॉइंट इज द इश्यूज. उस कोर्ट में इश्यूज क्या था? इश्यूज यही था कि रिव्यू के बाद क्या वो चैलेंज हो सकता है या नहीं, फंडामेंटल राइट. कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनके ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 32, because these are not a state. Individually, I am fully not convinced with it. However, the other one part of the court जिसको subordinate court कहते हैं आप, that is trial court, district court, उसके लिए ये लागू नहीं होता. This is the one of the reason of my disagreement. Not only reason, but one of the reason.
बट क्वेश्चन ये है कि इश्यूज समझने के बाद इश्यूज का आंसर क्या, मतलब 32 में फाइल कर सकते हैं, आंसर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है नहीं, तो क्यूरेटिव में जाओ। तो अदरवाइज एरोनियस के लिए जो यहाँ जो लिख रहा है ना, सो व्हाट इज अनदर ऑप्शन, अनदर ऑप्शन इज द क्यूरेटिव। सो व्हाट दे वांट टू आस्क, it is very precisely confined into the questions. If you will discuss otherwise all these things, निश्चित रूप से टारगेट पे आपका आंसर नहीं होगा, टारगेट से दूरी बनती चली जाएगी और आपके मार्क्स कम होते चले जाएंगे। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Clear. So let us move on the another region. देखिए, what is the rationale for making a registration of FIR? This is the Lalita Kumari case. Rationale. What is the meaning of rationale? What is the rationale? They are asking the rationale. The rationale is the reasoning. Reason. Proper reason. Now, दूसरा क्वेश्चन भी कवर होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट and this in the context of environmental law. This is already discussed into that particular, but this particular reasoning word is not there. Explain you will in terms of that only, but इसको हम skip करते हैं अभी, थोड़ा सा अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। The Supreme Court struck down section this and this, which come into the force, this amending article such and such. The said article to be void, articles, इसको भी हम अभी जंप कर, दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए। 5. The Supreme Court in the past had given certain directions leading to termination of criminal trial on the ground of violation of speedy trial under Article 21 of the Constitution. Subsequently, the Supreme Court has held that giving such direction is not within the power of judicial lawmaking available to the Constitutional Court. So, held what held? Giving such direction is not within the power of judicial lawmaking available to the Constitutional Court. So this is talking about the jurisdiction. And it was properly reasoned into that particular judgment what they are talking about. Now, मैं थोड़ा सा और डीप डाउन जाऊं, article such and such, allied constitution machinery precedent and so and so, precedent rule, where is that region? Yes. Explain, question starts from here. Explain the role of president and the council of ministers, the role of governors in a making a proclamation dissolving the legislative assembly of the state under Article 356. Explain the role. Where does anywhere it was explained? The answer is yes. 356 के जो जजमेंट है उसकी रीजनिंग, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। एंड सो फोर्थ। मैं इसको अभी बंद करता हूं, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं डेमोन्स्ट्रेट करने के बजाय। सो अल्टीमेट पार्ट ये है, यदि रीजन और रीजन के इंग्रेडिएंट को आपने समझा, इसी चीज को कंपार्टमेंटलाइज करना है या कल्ड आउट करना है, निकालना है और आइडेंटिफाई करना है इन द जजमेंट। और ये चीज आपको हेड नोट्स में पूरी तरीके से एक एक पार्ट ऑफ रीजनिंग का निकाल करके हेड नोट्स में डाला जाता है। देखते हैं ना, जजमेंट होता है 100 पेज का, हेड नोट होता है 2 पेज का। तो उस 2 पेज में वो सारे रीजन को समराइज करके रखा जाता है, 2 पेज या 5 पेज का होगा, और उसको भी समराइज कर दिया जाता है इटैलिक वर्ड में पहले।
ताकि आपको हिंट मिले, क्लू लेने के लिए। उसमें भी नथिंग इज मिसिंग इनटू दैट, बट अक्षरशः एक एक रीजन को जजमेंट से पिकअप करके हेड नोट्स के अंदर डाला जाता है। और ये काम यदि कोई प्राइवेट बॉडी ना करके सुप्रीम कोर्ट खुद करे, तो जजमेंट और हेड नोट्स के इस कॉम्बिनेशन को ईएससीआर कहते हैं या एससीआर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं, जो आपको फ्री में अवेलेबल है। सारे जजमेंट भी अवेलेबल हैं। मेरे कहने का यहाँ पर सेंस ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से पिकअप हो, सो दैट कि 64 जजमेंट जब आप देखें, पूरे जजमेंट के बजाय आप सिर्फ वो निकाला हुआ पार्ट देखें और उसके बाद जरूरत पड़ने के बाद एंटर करें जजमेंट को। नहीं, आपको यदि पढ़ना है तो यू कैन रीड इट कंप्लीटली, बट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको फोकस करना है रीजनिंग पर, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं फाइंडिंग ऑफ द कोर्स। नॉट ओनली this is what I was talking about. It was a 64 judgment for your exam. लेकिन जब आपके पास केस आता है तो केस आते समय दिस वाज द एपलेट कोर्ट मेनली, तो एक जजमेंट लेकर के आता है जिसको आप कहते हैं इम्पुंग जजमेंट, और उसकी क्वालिटी को भी आप चेक करते हैं। पूरा रीड आउट करके सबसे पहले कोर्ट में जब आप खड़ा होते हैं, कई बार कोर्ट पूछती है इस पॉइंट पे क्या फाइंडिंग था। इट मे बी फाइंडिंग ऑन फैक्ट और इट मे बी फाइंडिंग ऑन लॉ। सो आप ये चेक करते हैं कि इस फाइंडिंग की क्वालिटी कैसी है विथ योर लीगल नॉलेज। इज इट लॉफुली, इज इट फॉलोड द सटल प्रिंसिपल। मैं दो बात कह रहा हूं, इज इट लॉफुली डायरेक्टली थ्रू द प्रोविजन ऑफ लॉ, और डज इट सेटल्ड फॉलोड द सटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो आपको दोनों चीज पिकअप करना है। एज ए लॉयर आपके दिमाग में होना चाहिए कि लॉ क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ लॉ क्या कहता है डायरेक्टली, और इम्प्लाइडली प्रोविजन ऑफ लॉ क्या कहता है बाय वे ऑफ प्रिंसिपल्स इवॉल्व थ्रू द जजमेंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप ये चेक करते हैं। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस समय नहीं है तो आप बुक कंसल्ट करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, जजमेंट ढूंढेंगे, बट क्लियर होने के बाद ही आगे अप्रोच करते हैं इनटू द ड्राफ्टिंग। सो क्वालिटी ऑफ जजमेंट of impung judgment, you are also assessing first, pointing out to the court, see, here is such kind of irregularities, and that's why this impung judgment required interference. And this is the question of law, which is against the law rendered into the judgment. This was the impact of reasoning. This is the impact of reasoning. तो डायरेक्टली ये रीजनिंग वर्ड और क्लियरिटी ऑन द रीजनिंग और एसोसिएटेड टर्म्स विद द रीजनिंग सीधा सीधा आपके ईओआर एग्जाम में ही नहीं, पूरे एडवोकेसी लाइफ में और इस एग्जाम में स्पेशली 200 मार्क्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। 200 कैसे? इज इट ओनली लीडिंग केस? विदाउट अंडरस्टैंडिंग of this particular reasoning ingredients, elements, are you able to perform the drafting? No, sir. Does this reasoning is the part of our syllabus? It's understood. It's a prerequisite in every lawyer.
and it is being tested because this is underlying. ये इनहेरेंट है, इसको आप पीछे नीचे से खींच लीजिए तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नदी के किनारे बिल्डिंग के नीचे से पानी मिट्टी को काट देती है और बिल्डिंग आराम से नीचे। कंक्रीट बेडरॉक यदि एडवोकेसी में है तो उसमें से एक इंग्रेडिएंट रीजनिंग है, दूसरा इंग्रेडिएंट जुरिडिक्शन है, तीसरा इंग्रेडिएंट कंडक्ट ऑफ द प्रोफेशनल है। सीमेंट बालू गिट्टी इसी को कहते हैं और तीनों मिलने के बाद ही कंक्रीट बेडरॉक बनेगा। यदि ये कमजोर हो, एक ऊंची इमारत के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। इसीलिए हमने आप लोगों का अटेंशन सीरियसली इसके तरफ खींचा है। इट इज द रीजनिंग विच इज कवरिंग 200 मार्क्स डायरेक्टली और सेपरेटली नहीं। ये तीनों को आप सेपरेट मत देखिए, तीनों को जब इंग्रेडिएंट आप एक यूनिट पे लेंगे तो पूरे एग्जाम ही कवर हो जाता है। पेपर 3 इज डायरेक्टली कंडक्ट, पेपर 1 डेडिकेटेडली एंड एक्सप्रेसली फॉर द जुरिडिक्शन। चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 16 अगस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, री एग्जाम के क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर जून। लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर के हैं। व्हेन कैन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी इन्वोक्ड? गिव 3 एग्जांपल्स व्हिच वुड फॉल अंडर इट। पहले कंपेयर कर लें दूसरी तरफ। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन हुआ है एक समय के बाद और बहुत लोग इसको क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा। लेट अस कंपेयर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वाइज। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। When can the appellate jurisdiction of the Supreme Court be invoked? Give 3 examples that would fall under it. क्या किया इन्होंने, इस क्वेश्चन के अंदर appellate वर्ड है और इसके ठीक पहले ओरिजिनल वर्ड। हाउ मच डिफरेंस into this question? These two set of questions. क्या पूरा का पूरा वही दे देना चाहिए? आउट किया हुआ क्वेश्चन तो अलग एलिगेशन लगता है कि क्वेश्चन अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस को कैसे डील करना चाहिए फेयरली। Does this not the example of fairness? या इसमें भी कंट्रोवर्सी हम डालें? अब दूसरा क्वेश्चन मैं रीड करके बता रहा हूं एंड दिस इज कंसर्न टू द जुरिडिक्शन इन 3 इंस्टांस ओनली। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, outline any 4 principles governing the exercise of jurisdiction by the Supreme Court under Article 42 of the Constitution of India. Cite 2 examples of the case decided. Let us come to another question. Question number 4, 3 में अलग है। What are the criteria procedure for exercise the power of Supreme Court under Article 143? वहां 142 था, यहाँ 143 है। Nothing much more difference. बताइए, यदि कोई ये प्ली ले कि क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ी थी, दोनों का स्टैंडर्ड अलग था, इस वजह से मेरा हुआ और मेरा नहीं हुआ, किसी भी जगह पे सस्टेन करेगा जब ये दोनों क्वेश्चन सामने आएगा तो? और सस्टेन करना चाहिए। मैं उस पॉइंट पे अभी अब ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट मैं आपको ये कह दूं कि इसी
चीजों को कंबाइंड करते हुए हमने एक एक्सरसाइज प्रोजेक्ट किया था आपके लिए, और वो एक्सरसाइज था ये, मेरा अपना कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग ऑफ 15 years ऑफ क्वेश्चन। यदि सुप्रीम कोर्ट का वो जुरिडिक्शन जो और किसी कोर्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, और उसके अंदर 4 आर्टिकल तरीके से मैटर करते हैं। 4 आर्टिकल की बात मैं कर रहा हूं, और वही 4 आर्टिकल पूरे एग्जाम का एटलीस्ट 60% मार्क्स, एटलीस्ट वर्ड में यूज कर रहा हूं, और 60% मार्क्स में यूज कर रहा हूं, वो टेस्ट किए जाते हैं। एटलीस्ट, एट मोस्ट इट मे बी 100%, क्योंकि ये वो पार्ट है जो बाकी कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले हर हालत में मिस करेंगे, और सिर्फ इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले इस चीज को कंटेन करें। 4 नहीं, 5 आर्टिकल की बात मैं कर रहा हूं। आउट ऑफ देम 4-5 आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आउट ऑफ देम इज आर्टिकल 32 1, आर्टिकल 136 2, plenary jurisdiction only for the Supreme Court। फिर आर्टिकल 129 रीड विथ आर्टिकल 142 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 142 only available to this court। Fourth is article 141 law declaration, and fifth is article 145। it is sub legislative power to the Supreme Court, subject to or regarding with the practice and procedure, not it is a blanket, but there is certain scope regarding practice and procedure, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वगैरह 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 आया। यदि इन सब के कहीं भी अल्टरनेट पार्ट हैं, ये कहां से पिकअप होते हैं, इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, क्या आप रिमार्क अपने लिए पुट अप करना चाहते हैं, वो हमने एक्सपोज करने की कोशिश की थी इस पर्टिकुलर टेबल के थ्रू। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 3 डिफरेंट कॉलम में, तीनों के डिफरेंट नाम देते हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दैट इज द 32, extraordinary appellate jurisdiction, which is 136, and extraordinary inherent jurisdiction, which is 129 read with 142। 2 आर्टिकल बचा है, आउट ऑफ देम 141 एंड 145 आपके लिए छोड़ा था। उसके बाद हमने स्कैन किया था क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन, वो भी 136 से मैप थे। उसके बाद हमने इस टेबल को थोड़ा सा और इलिबरेट किया। इस टेबल को हमने 24 हेड में ब्रेक किया फॉर एवरीवन। ट्वेंटी फोर हेड के अंदर ब्रेक किया हुआ है, और उस हेड ब्रेक का है 7-5-7-5 के कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट 7, देन 5, अगेन 5, देन 7, ये है, यानी 7-5-5-7। ये कहीं है नहीं, मेरे दिमाग में आया और हमने क्रिएट किया फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू विल रीड एनी आर्टिकल, तो उसके साथ आपको एक चीज और सर्च करना होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आर्टिकल, दैट इज द वन। फॉर एनी आर्टिकल, व्हाट इज देयर सोर्स? Then we need to see, is there any alternative jurisdiction with respect to this?
द आंसर इज 32 के अल्टरनेटिव 226 है, और वंस 226 is there, यानी alternate option is available, alternate remedy is there, then दूसरा ऑप्शन बच जाता है कंपैरिजन. ऑटोमेटिकली इट कम्स इनटू द पिक्चर. यदि उसके पास भी और हमारे पास भी है तो कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ना, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, एम्बेट एंड वगैरह वगैरह. किसका बड़ा जुरिडिक्शन है, किसका स्मॉलर जुरिडिक्शन, व्हिच वन इज द वाइडर एंड व्हाई, ऑन व्हाट ग्राउंड. ये सारे सवाल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगे वंस यू विल गो थ्रू दिस टू आर्टिकल्स. थर्ड इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. फोर्थ इज what is the powers, whom the power is vested and whom the rights is there. मुरारी जी ने effectively यहाँ पर ये लिखा है, power conferred on the Supreme Court under Article 32 and a right to move the Supreme Court for enforcement of this is guaranteed. So any person, right is moved for the any person and power is conferred to the court. This is in Article 2 and this is in Article Clause 2 and this is in Clause 1. Am I right or wrong, Murari ji? ठीक है सर, So करेक्ट my सर. point was this: you need to exercise to extract all these things. So where is the power and where is the right? What is the scope and what is the ambit? Once you are saying something brief note and remark, you must have to refer the judgment. If any judgment is there, the refer here the judgment. What is its limitation, constraints, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. तो वो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि ये नहीं कर सकते, डू एंड डू नॉट. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द जुरिडिक्शन, डज दिस मैंडेटरी, डज दिस discretionary jurisdiction, does this original, does this appellate, does this inherent, what, ये भी आपको यहाँ पर रिमार्क करना पड़ेगा. So these 5 core part for your understanding for the before going into that particular part. After that, उसके बाद क्या होता है, you need to find out something more deep down after that article. One is what is the substantial law in this regard, what is the procedural law in this regard, is there any rules and regulation framed for that, collect it. Is there any form, is there any practice norms, the answer is yes कि हाँ इस फॉर्म पे होना चाहिए, ये गाइडलाइंस होना चाहिए, हैंडबुक में आपको मिलेगा. Is there any forms and format? Yes, 32 and 33 for the written PI. तो ये वो प्रिपरेशन है. इस 7 अंडरस्टैंडिंग के बाद 5 वो पार्ट है जिसके बाद आप एज ए लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं. चलो सब्सटेंशियल लॉ ये है, प्रोसीजरल लॉ ये है, रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, प्रैक्टिस नॉर्म्स यहाँ पर ये है, और ये फॉर्म एंड फॉर्मेट पे जाना है तो फॉर्मेट भी मिल जाएगा. और हमारे ग्रुप में क्या होता है, हमारे ग्रुप में एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, एनीवन विल इन्वोक, अरे इस चीज का ड्राफ्टिंग दे दो ना. मुझे वो इतनी बड़ी गाली लगती है. क्यों गाली लगती है वो मैं आपको ये बतला रहा हूं. एब्यूज मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से हम ये एक्सरसाइज करते आ रहे हैं सिर्फ ये चीज समझाने के लिए कि अपना डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट करो. कई राउंड हो चुका है, ऐसे करो, यहां पर ये चीज है, वहां पर वो चीज है. बट नए नए लोग जो एंटर करेंगे वो फटाक से बोलेंगे कि मुझे एक वो एप्लीकेशन देना कि रजिस्ट्री में अर्जेंसी लेटर कैसे दें, मेंशनिंग लेटर कैसे, या डू योर ओन. सर इन एवरी वीडियो आई एम लिंकिंग, जो लास्ट ईयर आपने ड्राफ्टिंग के क्लासेस लिया था, सो एग्जैक्टली. इस सेशन में जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें वो ड्राफ्टिंग वाली सेशन का लिंक लगा देता हूँ हमेशा. बताइए बताइए, अब इतना देखिए साइलेंटली इतना मतलब सपोर्ट किया जा रहा है. तो
थोड़ा ड्यू रिस्पेक्ट वहां पर होना चाहिए कि एटलीस्ट उस पर एक्सरसाइज कर लें, वर्कआउट कर लें। आई एम डैम श्योर कि जो भी हमारे ग्रुप में यहाँ पर आ रहे हैं सेशन में, इनके एंड पे नहीं है, बाकी लोगों के एंड पे है। एंड आई एम प्लानिंग टू रिमूव देम एज सुन एज पॉसिबल। अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। रिजल्ट आने के बाद द इंटायर ग्रुप वुड बी इन कंप्लीट डिसिप्लिन। एक मैं गूगल फॉर्म थोड़ा लॉन्च करूंगा उसमें, टू गैदर सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, एंड देन आई मेक इट इनटू, देखते हैं क्या कर सकते हैं वहां पे, उस पर अभी नहीं है। सो दिस वाज द फॉर्म एंड फॉर्मेट एंड ऑल दिस पार्ट। नाउ थिंक कि अब आपके पास क्लाइंट आ गया एंड यू नीड टू अप्रोच बिफोर द कोर्ट through a proper and well drafted draftings. So first you need to analysis of impugned judgment or order. Either it may be executive order for the writ purpose, original jurisdiction purpose, otherwise it's a impugned judgment. Now need to understand the material facts. You need to analyze the entire fact and out of them culled out your material fact, an entire story. Then mandatory declarations कि रेस जुडिकेटर नहीं है, ये फर्स्ट पिटिशन है, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इमकाना डिमकाना, और उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशंस ये हैं, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ये है, एंड सो एंड सो फोर्थ. नाउ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, दिस इज कॉल्ड द annexes and list of development of LODE, यानी लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स डेवलपमेंट. दिस इज एन अनदर आर्ट. ये आर्ट आपको पहले से सीख करके रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी. इन जनरल इंग्रेडिएंट है, सारे ड्राफ्टिंग में आपको इस एक्सरसाइज से जाना पड़ेगा. सो कीप लुकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड देन वंस केस कम, then you need to find out what is the issues involved. What was the ground? What is the prayer? What is the synopsis and list of date? What is the petition of affidavit? What is the appendix and annexures and even the applications and the complete paperwork, especially index. क्या क्या होना चाहिए? Index reflecting the entire paperwork, ना? So it all the exercise must be done for the purpose of each and every article. It is not read only this and sleep. This is not sufficient. जब तक आप 12-24 पैरामीटर पे काम नहीं करेंगे, और एक बार आपने 24 पैरामीटर पे काम कर लिया, यकीन मानिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप उठेंगे नींद में, एग्जाम में जाके बैठेंगे, फिर भी एग्जाम क्लियर होगा. Am I sounds Makes me or it's right? it makes sense. तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग इस पे एक्सरसाइज कीजिए. आपको जब आप तैयारी करने के लिए जाएंगे ना, तो तैयारी होता कैसे, इसके सारे इंग्रेडिएंट को समझना, वहां ट्रेवल करना और उसको अच्छे तरीके से ब्रेन के अंदर सेट करना, कॉपी और कलम पे नहीं. और जो आपके ब्रेन में है, साइकिल चलाना आपने सीखा है, कहाँ लिखा है, किस कागज पे लिखा सर? आई डोंट थिंक सो कि कोई ग्रुप में ऐसा भी हो जो साइकिल चलाना नहीं जानता. दैट्स द पार्ट ऑफ योर हैबिट. अनकॉन्शियसली वो काम होता है, बिकॉज यू पुट इट ऑन सो मच एनर्जी, सो मच दिमाग लगाया है कि ऐसे नहीं, वैसे वैसे. याद कीजिए ना, हर कोई जब साइकिल चलाना सीख रहा होगा उस समय, सो वो जो टाइम है ना, वो टाइम अभी है कि आप इन सारे इंग्रेडिएंट पे आप फोकस करें किसी आर्टिकल को लेकर के,
इसके रिगार्डिंग एक सर्टन रेफरेंस ढूंढे। आप कोई भी चीज सोच रहे हैं कि ये वाइड जुरिडिक्शन है या वेरी वाइड है, द वर्ड वेरी वाइड कहाँ से पिकअप किया, कहाँ लिखा हुआ है, किस जजमेंट में लिखा हुआ है? सर्टेनली इट वुड बी समवेयर और किसी बुक में, देन रेफर इट, दिस इज नॉट योर ओन क्रिएशन। सो इस तरीके से यदि हमने जुरिडिक्शन वाले पार्ट पे इंटर करके इन सारी चीजों को समझ लिया, एग्जाम कहीं नहीं है, हर हालत में क्लियर होगा और मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच एंड एवरी पेपर के साथ क्लियर होगा, बिना एंजाइटी लिए हुए बड़े आराम से। ऊपर से आप कितनी तैयारी कर लें और ये सारा प्रिपरेशन यदि मिसिंग है, then निश्चित रूप से एग्जाम फंसेगा, यानी यू आर एट हाई लेवल ऑफ रिस्क। नाउ अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं इस चार्ट को क्लोज करते हुए। ये फाइनल एनालिसिस डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। नाउ इसको भी बंद करते हुए मुरारी जी के इस पे आते हैं। हाँ, अब बताइए, ये जो 14 पेज का एक्सरसाइज किया है मुरारी जी ने, किस लगन से और किस शिद्दत से किया होगा ये मैं रियलाइज कर रहा हूं। और मैंने इनको एक चीज का रिमार्क किया और आप लोगों को उससे जेलस होना चाहिए कि इट इज द ओनली यू आफ्टर मी हु डिड दिस वर्क, इवन दो इतने कम समय में मेरी भी हिम्मत नहीं थी करने की, क्योंकि मैं बहुत टाइम लेता हूं, बट आपने वो डेयर किया। तो फियरलेस परफॉर्मेंस का, हिम्मत करने का एक लाइव एग्जांपल मुरारी जी ने दिखाया और इन्होंने एलिबरेटली उन सारे पार्ट्स को फिलअप करने की कोशिश की, सोर्सेस को फिलअप किया। आप देखिए, पावर्स, राइट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एम्बिट, कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिट, जुरिडिक्शनल नेचर। अब देखिए, सब्सटैंशियल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सोचिए, हैंडबुक, प्रैक्टिस ऑन प्रोसीजर, सबको स्कैन करना पड़ा इनको, एंड ही डिड। रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रैक्टिस नॉर्म्स, देख रहे हैं। मैंडेटरी डिक्लेरेशंस, फंडामेंटल राइट होने चाहिए। इश्यूज इन्वॉल्व, क्या क्या हो सकते हैं, प्रेडिक्ट किया है इन्होंने। प्रेयर्स फॉर मेन, कैसे लिखेंगे प्रेयर, क्या ये आपको पेपर में काम नहीं आने वाला है? और आपके बदले मैं खा लूं और आप हट्टे कट्टे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? खाना तो आपको पड़ेगा, आप सबको खाना पड़ेगा। लंगर तो लग चुका है। डू डू समथिंग, एवरीवन डू समथिंग। मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो वर्क किया है मुरारी जी ने, एवरीवन विल डू। और मुझे लगता है नए साल में जाने से पहले यदि हम ये काम कर लें, देन वी कैन से प्राउडली कि 24 में हमने बहुत अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा किया है कि 25 तो गोल्डन होगा। So I again appreciate the
लेवल ऑफ कमिटमेंट। लोग थैंक कहते यू सर। लोग कहते हैं ना कि एज के साथ आदमी बूढ़ा बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा और बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन आज एक नया टर्म कॉइन करने को मेरे ब्रेन में आ रहा है कि एक टीनेजर का एज होता है। नाउ ओल्ड टीनेजर हैं ये मुरारी जी। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जस्ट इन्होंने लव में फॉल इन लव के जो है ना, वो इसी को कहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। छोड़ करके एकदम तरीके से। और इनको हमने टेस्ट भी किया। कल हमने क्या किया, इनके साथ बैठ करके इनको बोला है कि सर आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए। और हमने 3-4 साल के क्वेश्चंस पिकअप किए। उसमें आर्टिकल 226 220 से ये 32 का कंपैरिजन देखा। ये ग्रैंड चार्ट है सर, ग्रैंड चार्ट। ये वो मास्टरपीस है। यदि इस पे आपने अपना दिमाग लगा लिया और इस पजल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये एक पजल है, यकीन मानिए आफ्टर दैट एक अलग लेवल ही आप महसूस करेंगे। टोटल ट्रांसफॉर्म्ड लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट पार्ट पे होगा, बट उसके लिए आपको उतनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। डर से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। डर मतलब बेइज्जत होने का डर, नहीं पूरा होने का डर। थोड़ा बेशरम होकर के इसके साथ लगना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट। नॉट ओनली दिस, इवन किसी भी फोरम के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लेकर के शुरू हो सकते हैं इसको। एंड ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा। अच्छा, सो विद दिस वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेज डिस्कशन। नॉर्मली अब आप लोग enter into your discussion or something. Ask if you have any questions, then please go ahead. अरे भाई साहब कुछ सवाल भी नो पूछिए। क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ नहीं है। वी आर टोटली मिसमराइज हो गए सारे सबके हम सब नालायक बच्चे। We are all dumbfounded. या करेक्ट। Don't feel like this. बिकॉज ऐसे लग रहा है कि सही में हमने कुछ नहीं करा। नहीं, we don't want any kind of excuse. नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज नहीं, ट्रू। वो जो भी है वो हमारे लिए एक्सक्यूज देना इट्स नॉट अ गुड हैबिट। वो एक्सक्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपस में अपोजिट पोल पे। Either you can take the responsibility or you can create certain excuse. तो कमिटमेंट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेनी है नहीं हम तो लेनी है। एग्जाम क्लियर करना है आई तो थिंक करना वी है। ऑल हैव टू वर्क ऑन इट बिकॉज मुरारी जी ने भी हमको हिंट तो दिया कैसे करना है। एंड आपने जो टेबल बनाया एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट पॉजिटिव दिस वीक। तो हम आप अब मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे खुशी एक बात की है कि हमने एक नया वर्ड आज इजाद किया और वो है ओल्ड एज टीनेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही। और लव का मुरारी जी यू हैव गिवन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ आवर एज। क्योंकि हमें लगता है कि क्या करना अब इतना क्या करना, लेकिन नहीं करना है मतलब एक चीज मैं आपको ये बतला रहा हूँ। ये भले ही मैंने वर्ड कुछ भी दिया हो, लेकिन लव का एक बेस्ट एग्जाम्पल मुरारी जी ने सेट किया है कि लव कहते किसको एंड ट्रू लेटर इन स्पिरिट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी एज के होते हैं ना, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे हम तो कर लेंगे। बट जब मैम ये रियली क्या कर लेंगे? प्यार कर लेंगे मैम। वी आर टॉकिंग अबाउट द लव। यस यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए।
नहीं होना चाहिए, राइट। और हाँ, so love means what? This is the true literal spirit of love, not only opposite sex. मतलब No, no, whatever in the nature जो आपको इतना अपील करे कि उसके इतने क्लोज जाए कि हर तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, that is the love. What I understand. नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% राइट। So love with the constitution, love with your passion के साथ जहां भी आप लगे हुए हैं, that is the love. शिद्दत से जो काम किया जाता है उसी को लव कहते हैं। Complete dedication. उससे किसी से पूछेंगे नहीं, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। Complete और ये dedication. फिर पैरामाउंट पे होता है इफ समवन इज अराउंड 16 to 20, राइट? मुरारी जी पूरा वीक लगे थे क्या आप? सॉरी आई एम आस्किंग यू। हाँ मैं लास्ट लगा ही रहा, लेकिन अभी भी लास्ट पे 5-6 जो पार्ट्स है ना, पूरी तरह मैं जस्टिफाई नहीं सर कर मैं पाया। आपके साथ थोड़ा सा बैठना चाहती हूँ ऑन दिस, नहीं, मैंने हाउ यू कंसंट्रेट सो मच, बिकॉज मैं तो बहुत थक जाती हूँ। 22-23 पॉइंट्स है उसमें, पिछले 5 पॉइंट तो मैंने फटाफट जैसे एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, वो मैं अभी तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ। टाइम कंस्ट्रेंट, हाँ जी। वेरी तो गुड। जैसे भी थोड़ा टाइम मिलता है डेली थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। नहीं बट बहुत ही ऑन मेहनत द का काम लाइटर है। नोट, ऑन द लाइटर नोट मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। अब इंदु मैम मुरारी जी के साथ बैठ करके सीखना चाहती है। नहीं बैठ के नहीं, ना सीखना तो उन्होंने सीखने के लिए तो बहुत कुछ दिया। आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ ही कंसंट्रेट्स, लाइक मतलब हमारा दिमाग तो कहीं चलता है ना। मैं बतलाऊं, आप मुरारी जी से बिल्कुल कंसल्ट करें। मैं आपको ये बताऊं कि वो जो इंग्रेडिएंट हमने लिखे हुए हैं ना, हाँ नहीं वो जब उसके बाद ढूंढना शुरू करेंगे ना उस आर्टिकल के अंदर, जब ढूंढना शुरू करेंगे अपने आप बिजी हो जाएंगे। नहीं पहले फाउंडेशन तो आपका दिया हो सर, फाउंडेशन तो आपका ही है, फाउंडेशन उसके तो सब आपने बिना हम करा कुछ है, नहीं उस है। पे मैं वर्क करूंगी क्योंकि मुझे अब आप शर्म ना ये आए कि मत मैंने गलत किया। आपने जो चलिए रास्ता ठीक है। आपने रास्ता दिखाया, हम सिर्फ उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल रहे बस that's all। ये लेकिन एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज हो जाएगा और अभी ही होगा। और ये एक ऐसी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें ढूंढनी है, मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग पजल पार्ट है। तो वो पजल जिस किसी ने भी अटेम्प्ट किया सॉल्व करने की, चाहे अकेला या 2 लोग मिल करके या 3 लोग बैठ करके, क्योंकि 3 लोग बैठ करके भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। और अपने आप में कई आइडिया मैंने वन टू सपोर्ट टू अदर, एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। राजू जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को क्या फेयर है, मैं हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब मैं बैठी हूँ, आप देखोगे मैं भी बैठती हूँ, बच्चों की तरह बैठती हूँ टेबल पे, बट आई जस्ट ट्राई टू, मतलब जैसे आप कहते हो ना कौन हर एक आर्टिकल चाहिए उसका कॉमा का ध्यान, उसका फुल स्टॉप का ध्यान, तो आई जस्ट स्टडी दैट वे। मतलब मैंने पिछले 2-3 साल से पढ़ लिया इसको, हर आर्टिकल को। नाउ टुडे जब मैं रिवाइज करती हूँ तो मेरे को एकदम याद आ जाता है, बट मैं उसी में रह जाती हूँ। मैं ये एक्स्ट्रा वर्क करना बहुत जरूरी है मेरे नहीं, लिए। ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं, मैं एक वर्ड में यूज करता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, आज बहुत सारे टर्मिनोलॉजी कॉइन हुए हैं, उसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग। अंडरलाइंग इश्यूज, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग लॉ, अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट जो डायरेक्टली है ही नहीं आपके सामने, राइट लेकिन उसका मतलब उसके अंदर निहित है। सो जो एक्सप्रेस वर्ड है वो तो आपको दिख रहा है, विजिबली दिख रहा है कि यहाँ बस है। बस के अंदर इंजन है या नहीं वो तो अंडरलाइन है, खराब है या अच्छा है वो तो अंडरलाइन है। करेक्ट वो तो एक टेक्निकल पर्सन ही एग्जामिन कर सकता है ना, तो दैट की सिस्टम चले। आप देखिए एडवोकेसी के प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, शो ऑफ के लिए एक बस का डब्बा लेते हैं, अंदर सीट नहीं, इंजन नहीं, कभी घंटी नहीं, कभी कुछ नहीं, फिर भी गाड़ी चल रही। राइट। ये एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी दी है। आई थिंक दिस इज द तो फाउंडेशन वर्ड ऑफ इज अंडरलाइंग, इसके अंदर क्या क्या केयर करना चाहिए हमको एज ए प्रोफेशनल, वो चीज जरूरी है। और वो सारे चीज को हमने पॉइंट आउट कर दिया है उस टेबल के अंदर। हाँ, अब ये है कि 3 कॉलम के बजाय आप एक ही कॉलम लीजिए एक आर्टिकल के लिए, दूसरा कॉलम लीजिए दूसरे आर्टिकल के लिए, तीसरा कॉलम लीजिए, मैंने तीसरा पेज लीजिए तीसरे आर्टिकल के लिए। कुल मिलाकर के ये 24 पॉइंट का सेट है।
तो हर आर्टिकल के लिए इस सेट को फुलफिल अप कीजिए। इवन दो यदि कोई 138 का क्वेश्चन मैंने केस करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ उसके लिए ही ये पूरे 16 पैरामीटर्स को फिल अप कर ले। इवन Like- दो like someone is this chart can be utilized for every law, for every section, for every, I mean, statute, whatever is there, whether it is a Exactly. okay, यदि correct. बहुत लोगों की प्रैक्टिस सिर्फ कैट के लिए है, Everybody can use या it. एनसीडीआरसी के लिए है, तो वो सिर्फ एनसीडीआरसी से रिलेटेड उस टेबल को भर Use लें this, right. और खत्म करें, वहीं प्रैक्टिस करें, जिंदगी भर आराम से करते रहें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। So that's what this table is this. तो उसके बाद का स्टेज भी मैं बतला रहा हूँ। अभी हमने मुरारी जी से जो कल डिस्कशन किया वो ये था कि हाउ टू इम्प्रूव इट फर्दर। एम आई राइट और रॉन्ग मुरारी जी? जी सर। तो वो तब होगा जब ये होगा, यदि दोनों सिक्वेंशियल है, अनलेस अनटिल ये टेबल फिलअप नहीं होगा तो आगे का इंप्रूवमेंट होगा नहीं, स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट एंड सफिशिएंट मैनर में। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि उसमें से कोई एक इंग्रेडिएंट लेंगे, उसका एक पार्ट को स्टडी करेंगे, फिर दूसरा जब पढ़ेंगे तो पहला भूल जाएंगे, ये मैसअप चले। दिस इज द ऑर्गेनाइज ऑफ ऑप्टिमल टेबल जो हमने अटेम्प्ट लिया है, बट इट इज always the scope of improvement is there. Right. है ना? Any more questions or discussion, please? Sir, it was very important discussion today, and that revolved around, I think, reasoning of 200 marks and reasoning, and there was a big brainstorming today, sir. Very nice. It will remain all the day. It will remain all the day. पूरा दिन रहेगा ये, और इसको रीजनिंग करके रीजनिंग के इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हुए इन क्वेश्चन के साथ मिला करके ये ज्यादा बेहतरीन बनेगा सर, टू माय माइंड। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल नॉलेजेबल है सर ये। अब बतलाइए मुझे, अब और एग्जाम तैयारी कराने की जरूरत ही नहीं है सर, ये एक ही क्लास में सब कुछ आ रहा है। So everyone is prepared for that. Your every word is an answer to a line of that paper, to my mind. So it Every was word. my own observation, nothing else. So It was very nice. Thank you very much, sir. Thanks a lot. So what I want to discuss, I want to disclose to you, all of you, जब तक एग्जाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है एग्जाम का, क्योंकि उसके बाद आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ से निकल जाएंगे जिनको मैं मिस करूंगा। कोई नहीं निकलेगा। I don't think anybody will leave. They will continue. We'll try to be with you. Even if I think even if one passes out or जो भी करेगा, लेकिन but they should continue, because this is not something you are this is AR only related. It is whole life. It is a judiciary. It is सर, ये all मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अब एक काम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, वन बाय वन जुरिडिक्शन पिकअप करते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन बाद में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपलेट जुरिडिक्शन, रिव्यू, क्यूरेटिव, रेफरेंस, रिवीजन, इस सब को डिस्कस करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और कनेक्ट करते हैं, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। बाय द वे रिजल्ट आ कब रहा है? इट इज अगेन अनदर इश्यूज टू डिस्कस इनटू द ग्रुप। नवंबर से लग रहा है लोगों का रिजल्ट आ रहा है, नवंबर से आ रहा है। सवाल है सर ये। इसी को कहते हैं यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न के सामने था। एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, ये जो Yes, ma'am. सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, we need to cram it like all this article, मतलब ये जो हमारे order and rules है हमको दिमाग में मतलब सारा होना चाहिए, because sometimes you get missed out. You need to be see कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, हमने 15 आर्टिकल सेलेक्ट कर रखा है, उसी में फोकस है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सेलेक्ट किया है
लेकिन ये 15 कौन सा सेलेक्ट किया ये इम्पोर्टेंट है। राजीव एक बात मैं बताऊं आपको, जब तो हम फंडामेंटल सिमिलरली राइट मैं आपको कंक्लूड कर लूं। Once we are reading about Article 32 or 136, right? We need to go through the particular rules regarding 32 or 136, और उससे रिलेटेड जो पार्ट है सिर्फ उसी को ब्रेन में रखना। मतलब इवन ऑर्डर 20 and 21 is dedicated for 20 and 21 is dedicated for the Article 136. इसमें पूरे आर्टिकल को भी आपको समझने की और याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि we need to think नहीं, मैंने आपको ये क्यों पूछा, कल मैं केशवानंद भारती की जजमेंट पढ़ रही थी। अच्छा, उसमें डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट भी है, दोनों चीजें हैं। सो दैट मींस वी हैव टू गो थ्रू डीपीएसपी आल्सो, वी हैव टू गो थ्रू फंडामेंटल, बिकॉज़ फंडामेंटल राइट्स इज रिलेटेड टू डीपीएसपी आल्सो। बिकॉज़ स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है तो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको उसके लिए एक ही लाइन में आपका जो है ना मिनर्वा मिल्स क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके रेशियो में पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। डोंट फोकस ऑन दैट। मेरे कहने का मतलब है कि एफआरस, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इनफोर्सेबल। हाँ, दिस इज इनफोर्सेबल, यस। Directive principle of the state policy, it's not. Okay. It is the duty of the state. State. Similarly, you have also the constitutional duty. We will strive towards excellence, है ना? बहुत सारे ड्यूटी हैं हमारे भी नरेट किए हुए हैं। उसमें से एक है जे, जिसमें हम लिखा हुआ है कि हम एक्सेलेंस को स्ट्राइव करेंगे। इसको कोई कैसे इन्फोर्स कराएगा जरा बताइए? डंडा मार करके कराया जा सकता है क्या? जस्ट लाइक दैट, ये एक सर्टेन ड्यूटी है जो, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, डीपीएसपी भी तो सारे आर्टिकल देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, गो थ्रू इट। So let us conclude it. Yes, thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Have a nice day, sir. Thank you very much. Thank you, sir. We are almost